हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्योर लर्निंग सेंटर। सो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्लास 7 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड न्यूट्रल का हाफ पार्ट कंप्लीट किया था और अब हम इस वीडियो में हाफ पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पिछली वीडियो में कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में और भी इंडिकेटर पढ़े थे, जैसे रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट का हमने पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम टर्मरिक के बारे में पढ़ेंगे एज एन इंडिकेटर। तो टर्मरिक आप लोगों को पता होगा, टर्मरिक क्या होती है। टर्मरिक होती है हल्दी, ठीक है। अब टर्मरिक का हम यूज़ करने वाले हैं इसमें इंडिकेटर के तौर पे। तब ये क्या कह रहे हैं कि एक्टिविटी 2.1 में आपने ब्लू और रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स यूज़ की थी। कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स विथ सम अदर नेचुरल इंडिकेटर। क्या आप बाकी जैसे कुछ नेचुरल हमारे इंडिकेटर होते हैं उनसे भी क्या आप पेपर स्ट्रिप्स बना सकते हो। तो चलिए एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। तो हमें क्या चाहिए इसमें, हमें चाहिए 1 चम्मच हल्दी, ठीक है, एक पेट्री डिश में या फिर एक कंटेनर में, और उसमें थोड़ा सा आपको पानी ऐड करना है और एक पेस्ट बना लेना है, ठीक है। और ये कह रहा है कि अगर आपके पास फ्रेश टर्मरिक है तो उसके पीस को आप ग्राइंड भी कर सकते हो और उससे भी पेस्ट बना सकते हो। फिर क्या करना है आपको, केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट्स येलो कलर। उसके बाद आपको क्या करना है, एक टुकड़ा फिल्टर पेपर का लेना है और उसको टर्मरिक पेस्ट में डिप करना है, ठीक है, जब तक कि वो येलो कलर का ना हो जाए। नाउ टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई। अब आपको उसे निकाल लेना है और उसे सूखने के लिए रख देना है। कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स विच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर। अब क्या करना है, अब आप उस येलो पेपर को पतली पतली स्ट्रिप्स में काट सकते हैं और उसका यूज़ एज अ टर्मरिक पेपर आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो भी स्टेप आप परफॉर्म करेंगे वो अंडर द सुपरविज़न ऑफ एन एडल्ट के ही सुपरविज़न में करना है आपको। तो यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ये टर्मरिक पेस्ट है। इस पेस्ट से आपने क्या बना लिया है, आपने बना लिया टर्मरिक पेपर, ठीक है, और ये स्ट्रिप्स काटी हुई है टर्मरिक पेपर से। अब क्या है, अब आपको एक ड्रॉपर का यूज़ करना है और पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैम्पल यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1 1 by 1 ऑन सेपरेट पीसेज ऑफ टर्मरिक पेपर। अब आपको जो सैम्पल पेपर हमने एक्टिविटी 2.1 में यूज़ किए थे उन्हीं सैम्पल की ड्रॉप्स का यूज़ करना है। मतलब 1 by 1 आपको उन ड्रॉप्स को ड्रॉपर की मदद से हर एक अलग अलग टर्मरिक पेपर के पीस पे सेपरेट सेपरेट डालना है, ठीक है। तो अब आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे और उन चेंजेस की ऑब्जर्वेशन आपको इस टेबल में रिकॉर्ड करनी है। तो क्या है टेबल में, देखो, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द सैम्पल है और द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ द सैम्पल। तो आपने कौन कौन से सैम्पल लिए और उन सैम्पल से क्या इफ़ेक्ट हो रहा है ये आपको इस टेबल में फिल करना है। जैसे पहला है लेमन जूस, ठीक है। लेमन जूस का सैम्पल लेना है आपको, उसकी ड्रॉपर की मदद से 2-3 ड्रॉप आपको क्या करना है, टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप्स पे डालनी है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि क्या चेंज आता है, क्या कोई कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे आपको ये 2-3 सैम्पल्स दिए हुए हैं, इनसे आपको ये परफॉर्म करना है और आपको खुद बताना है, क्योंकि देखिए ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा। घर पे टर्मरिक होती है, उससे आप पेस्ट बनाइए, उससे आप एक स्ट्रिप्स बनाइए, पेपर बनाइए और उनसे ये आपको एक्टिविटी परफॉर्म करके देखनी पड़ेगी कि किस तरीके के चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या जितने भी सैम्पल्स आपने यूज़ किए हैं क्या सभी के कलर चेंज हो रहे हैं। मतलब टर्मरिक पेपर पे जैसे आपने उन सभी सैंपल को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला तो क्या सभी टर्मरिक पेपर का कलर चेंज हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक ग्रुपिंग करनी है उन सैंपल्स की कि कौन से कलर मतलब कौन से सैंपल की वजह से टर्मरिक पेपर का कलर चेंज हुआ है और किसकी वजह से नहीं हुआ है। जैसे हमने अपनी प्रीवियस एक्टिविटी में भी इस तरीके से ग्रुपिंग की थी कि कौन से सैंपल ऐसे थे जिन्होंने ब्लू लिटमस को रेड किया, कौन से ऐसे सैंपल थे जिन्होंने रेड लिटमस को ब्लू किया,
कौन से ऐसे सैंपल थे जिसने कोई भी कलर चेंज नहीं किया, तो वो लिटमस पेपर के लिए था और ये अब आपका टर्मरिक के लिए है। ठीक है, आप ये करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपके कौन कौन से चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से कलर शो हो रहे हैं। ठीक है, और फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको लिखना है। अब आगे चलते हैं, कंपेयर देम विद द सैम्पल्स इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो फिर वही आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करना है और कंपेयर करना है ए, बी और सी से। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंस। अभी आपसे पूछ रहा है कि क्या टर्मरिक पेपर का यूज़ हम एज एन इंडिकेटर एसिडिक सब्सटेंस के लिए कर सकते हैं। तो अपने क्लासमेट्स के साथ ये ऑब्जर्वेशन डिस्कस करनी है। Based on the observation, we can conclude that turmeric paper can be used to test basic substance. However, it cannot differentiate between acidic and neutral substances. तो ये क्या कह रहे हैं कि भैया ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम आपको ये बता सकते हैं कि जो टर्मरिक पेपर होते हैं वो यूज़ होते हैं सिर्फ बेसिक सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए। ये एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस के बीच में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं बताते। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई बेसिक सब्सटेंस को टर्मरिक सॉल्यूशन के ऊपर या टर्मरिक पेपर के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो उसका कलर चेंज होगा, बाकी एसिडिक का और न्यूट्रल का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ बेसिक सब्सटेंस के टेस्ट के लिए यूज़ होता है। ओके, तो अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि बेसिक सब्सटेंस से ही कलर चेंज होगा, एसिडिक और न्यूट्रल से नहीं होगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि आई गोट अ करी स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट एंड ऑन अप्लाइंग सोप इट चेंज इट्स कलर। वाओ, नाउ आई नो द रीज़न। क्या कह रहे हैं कि भैया मेरी वाइट शर्ट है, वाइट शर्ट के ऊपर क्या लग गया है, करी स्टेन लग गया है। जैसे होता है ना खाना खाते समय कुछ गिर जाना, करी स्टेन हो गया है। ठीक है, सब्जी का एक निशान सा हो गया है शर्ट के ऊपर। और वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने सोप अप्लाई किया ना तो उसका कलर चेंज हो गया। अब हम सबको पता है टर्मरिक का कलर क्या होता है, येलो ना, तो येलो स्टेन होगा। लेकिन जैसे ही आपने सोप सोल्यूशन से उसको वॉश करने की कोशिश की तो उसका कलर चेंज हो गया। अब उसको समझ में आ गया है कि ये क्यों हुआ है। तो आपको भी समझ में आ गया होगा। सोप क्या होता है, सोप बेसिक नेचर का होता है, बेस होता है। तो जैसे ही बेस आपका टर्मरिक के ऊपर गया तो उसने क्या किया, कलर चेंज कर दिया। कैसा कलर हो जाता है, रेडिश रेडिश, थोड़ा ब्राउनिश ब्राउनिश कलर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी टर्मरिक आपका टर्मरिक पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, बेसिक सब्सटेंस की वजह से ही कलर चेंज करता है। एसिडिक और न्यूट्रल से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं फैसिनेटिंग फैक्ट्स। अभी क्या कह रहे हैं, वाई इज टर्मरिक नोन एज अ गोल्डन स्पाइस। टर्मरिक को हम गोल्डन स्पाइस क्यों कहते हैं, सुनहरा मसाला क्यों कहते हैं। देखिए टर्मरिक क्या है, टर्मरिक आपका एक मेंबर है, किसका, जिंजर फैमिली का। जिंजर फैमिली मतलब अदरक की फैमिली का ही एक क्या है, मेंबर है, जो कि हमारे इंडिया में ग्रो करता है। ठीक है, और बाकी कंट्रीज़ में भी ग्रो करता है। अ कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड, इट इज़ बीइंग रिसर्च फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड टू द फूड। अब क्योंकि ये एक कॉमन मसाला है, हमारे घरों में भी यूज़ होता है, डेली हाउस होल्ड्स। ठीक है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बियॉन्ड द टेस्ट। टेस्ट तो देता ही है खाने के साथ साथ ये, लेकिन इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, खाने को कलर देता है। अब क्या कह रहे हैं, इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन टर्मरिक इज कंसिडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट एंड इज कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज। अब हमारी जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें आपको पता होगा कि टर्मरिक के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इसको बहुत अच्छा माना गया है। ठीक है, होम रेमेडीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा कि हमारी बॉडी में जब कोई चोट लग जाती है तो हमारी मदर क्या करती है, गर्म दूध में थोड़ा पिंच ऑफ हल्दी डाल के उसको देती है, क्योंकि उसके बेनिफिट्स होते हैं, ये जल्दी हील करने में मदद करता है हमारी चोट को। तो टर्मरिक को इसलिए गोल्डन स्पाइस कहा गया है क्योंकि ये खाने में तो टेस्ट लाता ही लाता है, बाकी इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। Ashwin created a greeting card to pay gratitude to his teacher on the day of Guru Purnima. He applied turmeric paste on white paper and dried it. He wrote his wishes in the teacher's mother tongue, Odia language, on the dried paper using one of the solution tested in table 2.4.
अब क्या है कि अश्विन ने अपने टीचर को गुरु पूर्णिमा के दिन ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड प्रिपेयर किया, ठीक है। उसने उस ग्रीटिंग कार्ड पे, जो कि एक वाइट कलर का पेपर है, उसके ऊपर उसने टर्मरिक पेस्ट अप्लाई किया सबसे पहले और उसको सुखाया। उसके बाद उसने अपनी विश लिखी उसके ऊपर अपनी टीचर के मदर टंग में। मदर टंग उनकी क्या थी? ओडिया लैंग्वेज, ठीक है, ऑन द ड्राइड पेपर। और एक सॉल्यूशन का यूज़ किया, कोई भी सॉल्यूशन, जैसे 2.4 में एक सॉल्यूशन का उन्होंने, वन ऑफ द सॉल्यूशन उसने यूज़ किया। और विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो उसने उस सॉल्यूशन का यूज़ किया, क्या हो सकता है वो सॉल्यूशन, किस सॉल्यूशन का उसने यूज़ किया होगा। हिज टीचर अपलॉडेड हिज क्रिएटिव यूज़ ऑफ दिस कंसेप्ट। अब उसकी टीचर ने भी बहुत उसकी तारीफ़ की कि उसने इस कंसेप्ट का यूज़ किया। देखिए कुछ नहीं, आप सिंपल भाषा में समझिए। उसने एक वाइट कलर का पेपर लिया है, उस वाइट कलर के पेपर को उसने क्या किया है, टर्मरिक पेस्ट उसके ऊपर अप्लाई किया और उसको सुखाया है, ठीक है। उसके बाद उसने उसके ऊपर अपने विश लिखी है उस ड्राई पेपर पे एक सॉल्यूशन का यूज़ करके। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन उसने यूज़ किया होगा उसको लिखने में, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से सॉल्यूशन का उसने यूज़ किया होगा उस ड्राई पेपर के ऊपर लिखने के लिए, ठीक है। मैं चेक करूँगी कि किसके क्वेश्चन सही, किसके आंसर सही है, किसके गलत है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा। चलिए अब ये पढ़ते हैं कि उसने क्या लिखा। उसमें उसने लिखा, आई रिस्पेक्ट माई टीचर एज सी नर्चर्ड क्यूरियोसिटी विद इन मी and bestowed upon me the gift of learning. I bow my head in gratitude to her. देखिए हम भी जब किसी टीचर को पसंद करते हैं तो क्या करते हैं, उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस बच्चे ने भी अपने टीचर के लिए ग्रीटिंग कार्ड प्रिपेयर किया है और एक बहुत अच्छा सा मैसेज उसने लिखा है। और क्या है ये मैसेज? कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी, देखो आपके बुक का भी नाम है, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा का विकास कर दिया है, ठीक है। और मुझे क्या किया है, गिफ्ट ऑफ लर्निंग, मतलब आप कह सकते हैं कि जो हम सीख रहे हैं हम अपने टीचर से ही सीख रहे हैं, तो उन्होंने मुझे क्या किया है, ज्ञान का एक अनमोल क्या दिया है, उपहार दिया है। मैं उनके प्रति, आई बो माई हेड इन ग्रैटिट्यूड टू हर, यानी मैं उनके प्रति यानी कृतज्ञता से अपना सर झुकाता हूँ। देखिए कितना प्यारा मैसेज उन्होंने अपने टीचर के लिए लिखा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि आर देयर एनी सब्सटेंस हुज ऑर्डर्स चेंज ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। कह रहे हैं कि कोई और भी सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, कि जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है जैसे हम उनमें एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस डालते हैं। तो देखिए ऐसे बहुत कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके ऑर्डर चेंज होते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, और उनको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, और उनको हम क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्फैक्टरी। चलिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। क्या कह रहा है कि कुछ फाइनली चॉप्ड अनियन आपको एक कंटेनर में लेनी है अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर, ठीक है। आपको एक कंटेनर लेना है, उसमें फाइनली चॉप्ड अनियन लेनी है और उसके साथ आपको कुछ स्ट्रिप्स या तो क्लीन कॉटन क्लॉथ की ले लीजिए या फिर आप फिल्टर पेपर ले लीजिए, ठीक है। टाइटली क्लोज द कंटेनर। कंटेनर को क्या करना है, आपको टाइटली बंद कर देना है और उसको पूरी रात छोड़ देना है। अब क्या करना है, जो आपने कंटेनर में वो स्ट्रिप्स डाली थी, पेपर की स्ट्रिप्स या फिर कॉटन क्लॉथ, उनमें से 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ्स आप क्या कीजिए, निकालिए और उनका ऑर्डर चेक कीजिए, ऑर्डर मतलब स्मेल चेक कीजिए। अब क्या कह रहा है कि कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस, उसको एक साफ से सरफेस पे रखिए और उनके ऊपर कुछ ड्रॉप टैमरिंड वाटर की डालिए। टैमरिंड मतलब इमली का पानी, ठीक है। एक स्ट्रिप पे आपको इमली का पानी डालना है और फ्यू ड्रॉप आपको डालनी है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन द अदर, यानी एक स्ट्रिप पे तो आप टैमरिन वाटर डालिए और एक स्ट्रिप पे आप क्या डालिए, बेकिंग सोडा, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं कि इन ड्रॉप्स को थोड़ा सा फैला दीजिए, अलाउ द ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप्स, ठीक है।
थोड़ा मतलब जैसे आप ड्रॉप डालोगे तो वो क्या करेगी, फैलेगी, तो थोड़ा उनको फैलने दीजिए और दोबारा से उसका ऑर्डर चेक कीजिए, क्या आपको कोई चेंज आया, कोई आपने चेंज नोटिस किया अनियन स्ट्रिप्स कि पहले ऑर्डर क्या था और जैसे ही आपने टैमरिन वाटर और बेकिंग सोडा डाला उसके बाद का चेंज क्या है। ठीक है, तो कलर क्या उसका ऑर्डर चेंज हुआ या नहीं हुआ, अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। सिमिलरली आप टेस्ट कर सकते हो ऑर्डर का विद अदर एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, कि ज़रूरी नहीं आपको यही लेने हैं, आप दूसरे सब्सटेंसेस का भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये तो देखिए आपके घर में भी अवेलेबल है। ठीक है, अनियन और फिल्टर पेपर का यूज़ करके या कॉटन क्लॉथ का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि किसका ऑर्डर चेंज होता है, एसिडिक में होता है या बेसिक में होता है, तो इसको करके देखना है आपको। चलिए, नेक्स्ट, नो अ साइंटिस्ट आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, ही अर्न अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड रिटर्न टू इंडिया। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री किया हुआ है यूनाइटेड किंगडम से, और फिर वहाँ से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री लेके फिर वो वापस इंडिया आए हैं। ही कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया, उनका बहुत योगदान रहा है इंडिया में। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, अ कंपनी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन 1901। देखिए 1901 में उन्होंने इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये क्या होती है, मेडिसिन की फील्ड में, ये मेडिसिन की फील्ड में जो कंपनी होती है उसको फार्मास्यूटिकल कंपनी कहते हैं। तो वो पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी इन्होंने एस्टेब्लिश की थी इंडिया में 1901 में। ही वॉज अ पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशन। थ्रू हिज राइटिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, he highlighted the achievement and expertise of ancient Indian scientists to the modern world। देखिए वो ऐसे पर्सन थे जो काफ़ी रूटेड थे इंडियन कल्चर में, अपने ट्रेडिशन को लेके। तो उन्होंने इंडिया में केमिस्ट्री की हिस्ट्री के लिए बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने ही हाईलाइटेड द अचीवमेंट्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड। अपने मॉडर्न वर्ल्ड में जितने भी अचीवमेंट्स मतलब जितने भी अचीवमेंट्स हमने प्राप्त किए हैं, ठीक है, हमारे जो एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट थे उनका सब कुछ उन्होंने अपनी मॉडर्न वर्ल्ड में हाईलाइट किया गया है, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में। ठीक है, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। ऑल्सो एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ द मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें भी उन्होंने एज अ मीडियम मदर टंग का यूज़ किया है, मतलब अपनी भाषा का यूज़ किया है, अपनी मातृभाषा का उन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, चलिए, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिडिक सब्सटेंस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंस। अच्छा, एसिडिक सब्सटेंस को जब हम बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, तो इसको भी हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। तो आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में 1 ड्रॉप लेमन जूस डालनी है, ठीक है, और उसमें 20 ड्रॉप्स वाटर ऐड करना है। अब आपको कलर ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या कलर चेंज होगा। तो देखो, उसके बाद आपको 1 ड्रॉप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लेना है, एड अ ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की ड्रॉप ऐड करनी है। क्या आपको कोई कलर चेंज होता है? स्लोली ऐड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एंड स्वर्ल इट वेल। धीरे धीरे आपको लाइम वाटर की ड्रॉप्स ऐड करनी है इन टेस्ट ट्यूब पे, ठीक है, ड्रॉपर की मदद से, और थोड़ा सा उसको क्या करना है, घुमाना है। क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या कोई चेंज नज़र आया सॉल्यूशन के कलर में? तो कह रहे हैं कि एक स्टेज ऐसी आती है जब आपका कलर ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो रेड से किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में। अब कह रहा है दोबारा उसमें 1 ड्रॉप लेमन जूस की डालिए, ठीक है। क्या अब आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वाई देयर इज़ अ चेंज इन कलर, कि उनके कलर में चेंज क्यों आया? ठीक है, बता सकते हैं आप कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ कि उसका कलर चेंज हो गया?
आपको समझ में आया ये एक्सपेरिमेंट कैसे करना है? देखो, टेस्ट ट्यूब में 1 ड्रॉप लेमन जूस की लेनी है और उसमें 20 ड्रॉप्स पानी मिक्स करना है, ठीक है। उसका कलर ऑब्जर्व कीजिए। अब उसके अंदर क्या करना है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की ड्रॉप डालनी है। अब कह रहे हैं क्या आपको कोई कलर चेंज होता हुआ नज़र आया? अब धीरे धीरे लाइम वाटर की ड्रॉप ऐड कीजिए इस टेस्ट ट्यूब में विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। अब ऑब्जर्व कीजिए क्या कोई कलर चेंज हुआ? तो कह रहे हैं कि एक स्टेज ऐसी आती है जब आपके सॉल्यूशन का कलर धीरे धीरे रेड से किस में चेंज होने लगता है, ब्लू में। अब कह रहे हैं दोबारा 1 ड्रॉप लेमन जूस की डालिए। अब मुझे बताइए कि क्या ये कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे? तो चलिए पढ़ते हैं क्या रीज़न है। देखिए, कह रहे हैं कि इनिशियली जब आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के ड्रॉप ऐड करते हो लेमन जूस सॉल्यूशन में, तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो रेड हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा भी है। क्या पढ़ा है आपने कि जब आप किसी भी ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पे एसिड डालते हो तो क्या होगा, वो रेड में चेंज हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू दिस टेस्ट ट्यूब द कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन इवेंचुअली चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। कह रहे हैं कि जब लाइम वाटर ऐड करते हो इस टेस्ट ट्यूब में, तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो धीरे धीरे रेड से किस में चेंज हो रहा है, आपका ब्लू में। अब लाइम वाटर क्या है बताओ? लाइम वाटर है बेस, ठीक है। और जब बेस डलता है तो बेस क्या कर देता है, बेस सॉल्यूशन उसको क्या बना देगा, ऑफ कोर्स बताइए क्या बना देगा? यस, रेड को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक है। ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है तो एसिडिक सब्सटेंस है, और रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो बेसिक सब्सटेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन जो है अब टेस्ट ट्यूब में वो एसिडिक नहीं रहा, क्योंकि वो तो ब्लू में चेंज हो गया। तो लाइम वाटर ने क्या किया, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। पहले हमने क्या डाला था, हमने पहले लेमन जूस डाला था, तो लेमन जूस की वजह से जो सॉल्यूशन का कलर था वो क्या था, रेड। लेकिन फिर हमने उसमें क्या डाल दिया, हमने लाइम वाटर डाल दिया, यानी बेस डाल दिया। अब बेस ने उसके कलर को फिर से क्या कर दिया, ब्लू बना दिया। पहले रेड था, फिर अब क्या बना दिया, ब्लू बना दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब वो सॉल्यूशन तो एसिडिक रहा ही नहीं, वो तो बेसिक बन गया। तो लाइम वाटर ने पूरे इफेक्ट को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हम किसी भी एसिड सॉल्यूशन में बेस के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं एक सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो हम ये देखते हैं कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमारा होगा वो ना तो एसिडिक होगा और ना ही क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी जब किसी एसिड को हम मिक्स करते हैं किससे, बेस से, तो वो क्या करेगा, वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन को क्या बना देगा, ना तो एसिडिक बनाएगा और ना ही बेसिक बनाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ, बताइए। Yes, when the solution of an acid is mixed with the solution of a base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. Such reactions are called neutralization reaction. तो देखिए, जब हम किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं एक सफिशिएंट क्वांटिटी में, ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो ना तो एसिडिक रहेगा ना बेसिक रहेगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसी रिएक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा एक तो सॉल्ट और एक वाटर, ठीक है, और क्या रिलीज़ होगी, हीट रिलीज़ होगी। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब हम एसिड में बेस मिक्स करते हैं वो भी सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, और साथ में क्या होती है, हीट रिलीज़ होती है। तो कह रहे हैं कि एवरीडे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हो। लेट अस फाइंड आउट। सिचुएशन 1 में क्या दिखा रहा है कि कीर्ति जो है वो ऑब्जर्व कर रही है एक बटरफ्लाई इन द गार्डन विद हर हैंड रेस्टिंग ऑन अ ट्री ट्रंक। तो यहाँ पे कीर्ति है, कीर्ति एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, आप इमेजिन कर सकते हो, और उसके हाथ पे जैसे एक बटरफ्लाई है वो बैठी हुई है, ठीक है। सडनली क्या होता है, एक लाल रंग की चींटी जो है उसको काट लेती है, लीविंग हर स्किन रेड विद स्टिंग पेन। तो जैसे ही लाल चींटी ने उसको काटा उसकी स्किन रेड हो गई और उसको काफ़ी पेन हुआ। हर ब्रदर हेल्प हर बाय अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा टू द अफेक्टेड एरिया।
विच रिलीव द पेन। अब उसके भाई ने उसकी हेल्प कैसे की, वो बेकिंग सोडा जो हमारे घरों में भी होता है, किचन में होता है, उसको उसने लिया, उसको थोड़ा सा मॉइस्ट किया, थोड़ा सा पानी मिलाया, गीला करके उसको उस अफेक्टेड एरिया में अप्लाई किया, जिससे उसको काफ़ी राहत मिली पेन से। अब कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक माइट बी द रीज़न फॉर दिस। आपको क्या लगता है उसके मतलब क्या रीज़न है इसके पीछे। देखो, जब भी कोई एक आंट बाइट करती है तो उसका जो एसिडिक लिक्विड होता है वो हमारी स्किन में चला जाता है, ठीक है, और वो एसिडिक लिक्विड होता है फॉर्मिक एसिड। ये आपको याद रखना है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी बहुत आता है कि आंट बाइट में किस टाइप का एसिड होता है। तो एक तो एसिडिक होता है, दूसरा क्या नाम है उसका, फॉर्मिक एसिड। अब कह रहे हैं कि ये जो इफ़ेक्ट है एसिड का, इसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो। कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर आप बेकिंग सोडा को रब कीजिए, ठीक है, मॉइस्ट बेकिंग सोडा को रब कीजिए, जिससे आपको क्या होगा, रिलीव मिलेगा पेन से। तो देखो, उसने हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट किया और हमने उसको न्यूट्रलाइज किया किसके द्वारा, बेकिंग सोडा के द्वारा, जो कि एक बेस होता है। हो गई ना ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड में बेस मिक्स किया ना हमने। तो अब ये कह रहे हैं कि व्हाट रेमेडीज डू पीपल यूज टू ट्रीट आंट बाइट इन योर रीजन। आप लोगों को बताना है, आप अलग अलग रीजन से होंगे, आप लोग बताइएगा कि जब आपको कोई चींटी काट लेती है तो आपके घरों में किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब क्या लगाया जाता है, क्या रेमेडीज़ आप लोग यूज़ करते हो। तो हमारे यहाँ तो यही होता है, हमारे यहाँ तो बेकिंग सोडा को ही रब किया जाता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ पे कौन कौन सी रेमेडीज़ यूज़ की जाती है। चलिए सिचुएशन 2 में देखते हैं। ऑन द फार्मर्स पोर्टल एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, अ क्वेरी फ्रॉम अ फार्मर स्टेट्स माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली। अब देखो, एक फार्मर पोर्टल होता है एग्रीकल्चर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वहाँ से क्वेरी आती है एक फार्मर की कि माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली। आफ्टर डिटेल डिस्कशन इट वॉज फाउंड दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एडेड टू सॉइल टू हेल्प प्लांट मेड द सॉइल एसिडिक। अब देखो, उसने कहा कि मेरे जो प्लांट्स हैं ना वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो एक डिटेल डिस्कशन के बाद ये पता लगा कि वहाँ पे उस मिट्टी में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है, ठीक है, उस सॉइल में, जिसकी वजह से जो प्लांट है उनका, जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं प्लांट, वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी हो गई है, काफ़ी एसिडिक हो गई है, ठीक है। अब व्हाट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम, अब उसको क्या रेमेडी बताई जाएगी, आप लोग बताओ मुझे। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर एसिडिक की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डालेंगे उसमें बेस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सॉइल के अंदर क्या हो गया, एसिडिक मात्रा बढ़ गई है। तो जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं तो हम उसमें क्या मिलाएंगे, बेस, ठीक है। सो इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम, जो कि क्या होता है, एक बेस होता है। ओके, क्लियर है आप लोगों को। और अगर मान लो सॉइल बेसिक हो गई, देन बताइए, सॉइल अगर बेसिक हो गई तो क्या होगा। तो ये सॉइल अगर बेसिक हो गई तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे, जैसे मैन्योर हो गया, खाद होती है ना, या कंपोस्टेड लीव्स होती है जिनको कंपोस्ट करके बनाया जाता है, कंपोस्ट खाद, वो ऐड करी जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एसिड रिलीज करते हैं, जो बेसिक नेचर ऑफ सॉइल को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो लाइम डालेंगे, और अगर बेसिक की मात्रा ज़्यादा हो गई तो हम क्या डालेंगे, ऑर्गेनिक मैटर, जैसे मैन्योर, कंपोस्ट। अब क्या कह रहे हैं कि समटाइम्स द सॉइल में बी न्यूट्रल, कभी कभी क्या होता है, सॉइल का नेचर जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, बट द प्लांट ग्रोइंग इन इट मे स्टिल शो पुअर हेल्थ, और जो उसमें प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो फिर भी उसमें क्या है, अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो इसका रीज़न हो सकता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी सॉइल न्यूट्रल है तो उसमें प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर आपकी सॉइल न्यूट्रल हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि उस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो कम हो चुके हैं, उसकी डेफिशिएंसी हो चुके हैं, ठीक है। नाउ सिचुएशन 3, अश्विन्स फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया। ही शेयर्ड विद हिम दैट द fish population in his neighborhood lake was declining day by day.
कह रहा है कि अश्विन का फ्रेंड है गुरबीर, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहता है। उसने अपने दोस्त के साथ शेयर किया कि उसके पड़ोस का जो तालाब है उसमें जो फ़िश की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डे बाय डे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब कह रहा है व्हाट डू यू थिंक माइट बी द कॉजेस फॉर दिस, आपको क्या लगता है क्या रीज़न रहा होगा इसके पीछे? तो इट मे बी ड्यू टू फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज इनटू द लेक। अब ये है कि जो फैक्ट्री है उसके पास, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है ना, तो वहाँ पे जो फैक्ट्री वेस्ट रिलीज़ करती है वो सीधा किस में रिलीज़ कर देती है, तालाबों में। ठीक है, अगर आपका फैक्ट्री का वेस्ट नेचर में एसिडिक है तो व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक, तो आप मछलियों को बचाने के लिए क्या करेंगे बताओ? अगर फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो एसिडिक नेचर का है तो क्या करेंगे आप? तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद आ रही होगी कि अगर एसिडिक ज़्यादा हो गया है तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, बेस मिलाएंगे। ठीक है, तो फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे कैसे, बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। तो भाई अगर फैक्ट्री का जो वेस्ट रिलीज़ हो रहा है अगर वो एसिडिक है बहुत ज़्यादा, तो उसको सीधा लेक में नहीं डालना है, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उसको बेसिक बनाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसको रिलीज़ करना है इनटू द लेक। सो लेट अस रैप अप। चलिए एक बार फिर से थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। तो अब आपको इस पूरे चैप्टर में क्या क्या आपको समझ में आया होगा? आपको समझ में आया होगा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, क्या इंडिकेटर्स होते हैं हमारे, कौन से नेचुरल होते हैं, कौन से सिंथेटिक होते हैं, किस तरीके से आप इंडिकेटर को प्रिपेयर कर सकते हैं, उनका एसिड बेस के ऊपर इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर के थ्रू समझा है। ठीक है, तो नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द वर्ड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस appeared on Ashwin and Kirti's paper sheet when the liquid was sprayed on them। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे कि क्या अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर हुआ था अश्विन और कीर्ति के पेपर शीट में, जैसे ही लिक्विड स्प्रे किया गया था उसके ऊपर, तो ये क्यों अपीयर हुआ, कैसे अपीयर हुआ, कौन सा स्प्रे डाला होगा, किस किस सॉल्यूशन से लिखा गया होगा। ठीक है, अब आप सब बता सकते हैं, सारे आंसर्स के सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। तो मुझे बताइएगा कि किस तरीके का सॉल्यूशन यूज़ किया होगा। ठीक है, और उस वाइट शीट ऑफ पेपर के ऊपर किसका पेस्ट लगाया गया होगा। तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग अ टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड एंड अ सोप सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर। अब ये कह रहा है कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्प्रेइंग लिक्विड तो आपका टर्मरिक सॉल्यूशन, मतलब टर्मरिक सॉल्यूशन का यूज़ एज अ स्प्रे किया गया होगा, और पेपर पे लिखने के लिए उन्होंने सोप सॉल्यूशन का यूज़ किया होगा। तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपको बताना है। चलिए थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ आपको। हमने टर्मरिक इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो टर्मरिक इंडिकेटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन में कलर दिखाता है, और वो भी कौन सा कलर दिखाता है, थोड़ा रेडिश ब्राउन। ठीक है, उसका ना एसिडिक के ऊपर इफेक्ट होता है ना न्यूट्रल के ऊपर होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है। तो बताइएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टर्मरिक सॉल्यूशन का यूज़ हम स्प्रेइंग लिक्विड के रूप में करें और सोप सॉल्यूशन का यूज़ हमने पेपर पे राइट करने के लिए किया है। तो बताइएगा ज़रूर। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड न्यूट्रल। अब हम अगली वीडियो में इसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर अप करेंगे इस चैप्टर में। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है, समझना है। और अगर आप नोट्स बना सकते हैं, देखिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई बच्चा नोट्स बना सकता है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप नोट्स भी बनाइए साथ साथ। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप एग्ज़ाम में, देखिए एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हो, नोट्स की मदद से पूरे चैप्टर को इजीली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ बच्चों को नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम एनसीईआरटी के
क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़िएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।